हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका फ्रेंड सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, आज हम नया वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, दैट इज इन रिलेशन टू योर इनडायरेक्ट टैक्सेशन सीए और सीएमए फाइनल 2021 एग्जामिनेशन। दोस्तों, आज का जो नया वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को पहले तो ये बता दूं कि हमारा जो लास्ट वीडियो था माय डियर फ्रेंड्स, उसमें मैं आप लोगों को नेगेटिव लिस्ट पढ़ा रहा था, राइट। मैं आप लोगों को सेक्शन 7.2 पढ़ा रहा था। मैं आपको वो ट्रांजैक्शंस बता रहा था दोस्तों जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है। आप उसको सप्लाई नहीं बोलोगे डियर, वो सप्लाई नहीं है। गवर्नमेंट ने उनको सप्लाई मानने से मना कर दिया। ऐसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बताए थे, राइट। ऐसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बताए थे और ये सारे ट्रांजैक्शन आप लोगों को मैंने शेड्यूल नंबर 3 में बताए थे दोस्तों, राइट। तो मैं आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। उसमें मैंने आप लोगों को एम्प्लॉय के बारे में बताया था कि देखो, एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, वो उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर वो इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम करेगा दोस्तों, उसको सप्लाई नहीं मानना है, राइट। हाँ, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है, जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन वाली बात नहीं है, जहां पर वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल काम करता है दोस्तों, वहां पर सप्लाई मानना है। लेकिन जहां पर भी एम्प्लॉयमेंट रीजन होगा वहां आपको सप्लाई नहीं मानना है दोस्तों। इसके बाद मैंने कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स की बात की थी। जितने भी जुडिशियल अथॉरिटीज होती हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ट्राइब्यूनल्स हो, ये जितने भी होते हैं ये लॉ के अंदर स्टैब्लिश किए जाते हैं। ये लोग भी सर्विस देते हैं डियर, यहां पर सुनवाई होती है, आपके केसेस की सुनवाई होती है डियर। तो मैं आपको बता दूं डियर, उसे भी सप्लाई नहीं माना जाता है, राइट। उसे भी सप्लाई नहीं माना जाता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, जितनी भी म्युनिसिपल, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होती हैं, राइट, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो लोग जो काम करते हैं उन्हें भी हम सप्लाई नहीं मानते हैं। जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं, जितनी भी एमएलए एमपीज होते हैं, ये लोग भी सर्विस देते हैं। म्युनिसिपैलिटी मेंबर्स, जितने भी इलेक्टेड पर्सन होते हैं दोस्तों, वो लोग अगर आपको सर्विस देंगे तो उसे भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद में दोस्तों फ्यूनरल ब्यूरियल, ये जितनी भी जो सर्विसेज होती है आत्म शांति के लिए, उसको भी हम सप्लाई नहीं मानते हैं। जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया डेड बॉडी का, उसे भी नहीं मानते। लैंड बिल्डिंग बेचना सप्लाई नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताई थी। अगर आपने हमारे लास्ट लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं दोस्तों, देख लो, सारे अपलोडेड हैं वीडियो पर। हाँ, अगर लैंड बिल्डिंग शेड्यूल नंबर 2 में कवर होती है, पैरा 5B, जहां पर आप एडवांस बुकिंग ले लेते हो, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, तो फिर हम उसको सप्लाई मान लेते हैं। एक्शनेबल क्लेम को कभी सप्लाई नहीं मानना है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम में कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जिन्हें आपको सप्लाई मानना पड़ेगा। कौन है वो? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। जब भी कोई लॉटरी खेलता है, कोई भी बैटिंग और गैम्बलिंग करता है, तो हम उसको सप्लाई मानते हैं, हम उसको सप्लाई मानते हैं दोस्तों। अदरवाइज जितने भी एक्शनेबल क्लेम हैं उन्हें कभी भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। बिल्कुल जी। तो ये सारी बातें दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दी थी। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं। देखिए, सेक्शन 7.2 के अंदर एक नेगेटिव लिस्ट थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई थी, जिसे हम लोग शेड्यूल नंबर 3 बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल 1 में हमने वो ट्रांजैक्शन पढ़े थे जो कि सप्लाई है तो सही, लेकिन वहां कंसीडरेशन नहीं था, फिर भी उनको सप्लाई माना गया था। शेड्यूल 2 में हमने क्या पढ़ा था? किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोले और किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोले। ये बात मैंने आप लोगों को शेड्यूल नंबर 2 में पढ़ाई थी। और शेड्यूल 3 जो हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, नाइदर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नाइदर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सारी बातें दोस्तों हमारी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों मैं आज आप लोगों को सेक्शन 7.2, जो हमारा सेक्शन 7.2 है, उस सेक्शन 7.2 में माय डियर फ्रेंड्स देयर आर सम एक्टिविटीज। तो आप लोग अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लीजिए।
हम सारे नोट्स क्लास में ही नोट करवाते हैं, हम जो नोट करवाते हैं डियर उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, राइट। तो मैं आज आप लोगों को सेक्शन 7.2 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी बताऊंगा, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, राइट। तो मैं आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस भी बताऊंगा जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किए हैं। अच्छा, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं, ये वो चीजें हैं जिन्हें भी आपको सप्लाई नहीं मानना है। तो 7.2 दो पार्ट्स में है डियर। 7.2 में पहला पार्ट हमारा हो चुका है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल नंबर 3, जिसको हम शेड्यूल नंबर 3 बोलते हैं, राइट। अब मैं आप लोगों को सेक्शन 7.2 का सेकंड पार्ट पढ़ा रहा हूं, जहां पर गवर्नमेंट ने कुछ एक्टिविटीज को, कुछ ट्रांजैक्शंस को नोटिफाई कर रखा है दोस्तों। क्या कर रखा है? नोटिफाई कर रखा है। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिन्हें गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, जिन्हें आपको बिल्कुल भी सप्लाई नहीं मानना है दोस्तों, जिन्हें आप बिल्कुल भी क्या नहीं मानोगे? सप्लाई नहीं मानोगे, राइट। चलो जी बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट लिखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी, सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी in relation to a function, in relation to a function interested to a panchayat, interested to a panchayat, services by way of any activity in relation to a function इंटरेस्टेड टू आ पंचायत। लिख लीजिए इसको, इंटरेस्टेड टू आ पंचायत, नोट कर लीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांव में पंचायत होती है दोस्तों। पंचायत का काम क्या होता है? वहां के गांव का डेवलपमेंट करना, उस विलेज का डेवलपमेंट करना, राइट। वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वहां पर स्कूल कॉलेजेस बनाना, वहां पर हॉस्पिटल्स को डेवलप करना, ये सारे काम दोस्तों पंचायत के होते हैं, राइट। अब पंचायत के जितने भी फंक्शंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, भाई पंचायत क्या क्या काम कर सकती है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज देती है, यू नो माय डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ पर्सन। जब हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते हैं जीएसटी में, तो वहां पर गवर्नमेंट को भी पर्सन माना गया है दोस्तों। गवर्नमेंट भी पर्सन होती है। तो गवर्नमेंट अगर किसी ऐसी एक्टिविटी को करेगी, गवर्नमेंट अगर किसी ऐसे ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करेगी जो कि पंचायत के फंक्शंस हैं, जो कि पंचायत के फंक्शंस हैं, तो उन कामों को जब गवर्नमेंट करती है डियर, तो उस काम को करने में जो सर्विस गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, इट इज नॉट सप्लाई, उसको दोस्तों सप्लाई नहीं माना जाएगा, राइट। सेकंड पॉइंट आप नोट कर लो, ये सारे वो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये सारे वो नोटिफिकेशन है जिन्हें आपको सप्लाई नहीं मानना है। ये वो एक्टिविटीज हैं दोस्तों, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें आपको सप्लाई नहीं मानना है। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा यहां पर, सेकंड पॉइंट क्या है? इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ various modes of conveyance between distinct person including
लिख लो इसमें ट्रेन्स। दूसरा नाम नोट कर लो बसेस। तीसरा नाम नोट कर लो ट्रक्स। चौथा नाम नोट कर लो फोर्थ टैंकर्स। टैंकर्स। नेक्स्ट आप नोट कर लो ट्रेलर्स। 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 नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लो वेसल्स, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लो कंटेनर्स। कंटेनर्स। और लास्ट पॉइंट आप नोट कर लो एयरक्राफ्ट्स। एयरक्राफ्ट्स, राइट। एक बार इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूं, बहुत डिटेल में। अब जब आप इसको नोट कर लेते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके नीचे लिखना शुरू करिए। ए पॉइंट, कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स। कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स और बोथ। कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स और बोथ। और बी पॉइंट नोट करिए माय डियर फ्रेंड्स, फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेकंड पॉइंट जो गवर्नमेंट ने यहां पर नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताया है, गवर्नमेंट ये कहती है दोस्तों नोटिफिकेशन के थ्रू कि अगर दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, डू यू नो डिस्टिंक्ट पर्सन? डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं? मैंने बताया था आप लोगों को, जब किसी कंपनी, किसी फर्म, कोई भी बिजनेस पर्सन जिसकी ब्रांच भी है और हेड ऑफिस भी है, और उसने जीएसटी में दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो जब आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराते हो दोस्तों, तो आपके जितने भी यूनिट जिनका आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं, राइट। जैसे आपका एक हेड ऑफिस है और एक आपकी ब्रांच है, दोनों डिफरेंट स्टेट में है, तो आपको रजिस्ट्रेशन डिफरेंट लेना पड़ेगा। लेकिन आपकी फर्म, कंपनी तो सिंगल है, लेकिन फिर भी उसको क्या माना जाता है? डिस्टिंक्ट पर्सन। लॉ ये कहता है दोस्तों कि ये जितने भी डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, अगर इनके बीच में कोई भी मूवमेंट हो रहा है, वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस का, वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस का अगर मूवमेंट हो रहा है, कोई ट्रेन है, कोई बस है, कोई ट्रक है, कोई टैंकर है, कोई ट्रेलर है, कोई वेसल है, कोई कंटेनर है, कोई एयरक्राफ्ट है, अगर इसके थ्रू मूवमेंट हो रहा है वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस का। अच्छा, ये सब चीजें वहां क्यों जा रही है? ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, ट्रक से सामान जा रहा है, टैंकर से सामान जा रहा है, तो लॉ कह रहा है कि हम इस मोड ऑफ कन्वेंस को, जैसे आपने अपनी बस हेड ऑफिस से ब्रांच भेजी या ब्रांच से हेड ऑफिस भेजी, तो बस को सप्लाई नहीं माना जाएगा। ट्रक सामान लेके जा रहा है तो ट्रक को सप्लाई नहीं माना जाएगा। वेसल से सामान जा रहा है तो वेसल को सप्लाई नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये चीजें आप क्यों यूज करते हो? कैरिंग गुड्स और पैसेंजर। आपको अपने एक रजिस्टर्ड ऑफिस से दूसरे रजिस्टर्ड ऑफिस पर गुड्स और पैसेंजर भेजने हैं डियर, और आप उन गुड्स और पैसेंजर्स को भेजने के लिए वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जब गुड्स लेकर जा रहे हो तो गुड्स भेजना तो सप्लाई है, लेकिन गुड्स जिस कन्वेंस में जा रहा है वो कन्वेंस सप्लाई नहीं है दोस्तों। वो जो ट्रक है, वो जो ट्रेन है, वो जो एयरक्राफ्ट है, वो जो वेसल है, वो सप्लाई नहीं है। उसमें जो सामान जा रहा है वो जरूर सप्लाई है, राइट। ये समझाना चाह रहा है। दूसरी बात, कई बार हम उसको रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भी भेजते हैं। सपोज हमारे हेड ऑफिस से हमने कोई गाड़ी ब्रांच भेजी जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर एक गाड़ी हेड ऑफिस से ब्रांच जा रही है तो क्या आप उस गाड़ी को सप्लाई मान लोगे? ना, इट इज नॉट अ सप्लाई। इट इज नॉट अ सप्लाई। इट इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन दोस्तों इसके नीचे जो पॉइंट लिखा है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट लगा के। एक्सेप्ट in case where such movement
where such movement is for further supply of the same conveyance, except in case where such movement is for further supply of the same conveyance. राइट इसको आप स्पेसिफिकली अलग से लिख लीजिएगा और नीचे लिख लीजिएगा shall be treated neither as supply of goods, neither as supply of goods or supply of service, not liable to IGST. सुनो मेरी बात, जब आप डिफरेंट स्टेट में होते हो डियर तो आपका रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है. आपका हेड ऑफिस राजस्थान एंड योर ब्रांच इज सिचुएटेड इन दिल्ली, सो बोथ विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन बिकॉज दे आर सेपरेटली रजिस्टर्ड. सो इन दिस सिचुएशन फ्रॉम योर ब्रांच टू हेड ऑफिस और योर हेड ऑफिस टू ब्रांच, इफ यू आर जस्ट आप ट्रेन भेज रहे हो, बस भेज रहे हो, आप मूवमेंट कर रहे हो, तो दोस्तों वो गाड़ी जब वहां जाएगी तो हम उसको सप्लाई नहीं मानते. अगर आप उसमें गुड्स और पैसेंजर लेकर जा रहे हो, आप उसको रिपेयर मेंटेनेंस के लिए लेकर जा रहे हो, तो रिपेयर मेंटेनेंस एक सर्विस हो सकती है. गुड्स भेज रहे हो, गुड्स भेजना सप्लाई हो सकता है, लेकिन वो जो वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस है उन्हें जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाओगे, इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई. दोस्तों उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा. लेकिन ये एक्सेप्ट करके क्या लिखा है दोस्तों, एक्सेप्ट करके क्या लिखा है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं. एक्सेप्ट इन केस वेयर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द सेम कन्वेंस. इसका मतलब समझना बहुत 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 जरूरी है. दोस्तों अगर आप उस कन्वेंस का ही फर्दर सप्लाई करना चाहते हो, आप उस कन्वेंस को आगे ले जाकर फर्दर सप्लाई करना चाहते हो, तब तो हम सप्लाई मानेंगे. देखो इसने एक्सेप्ट लगाकर लिखा है, मतलब आप ऑलरेडी एक्सक्लूजन पढ़ रहे थे और एक्सक्लूजन में दोबारा से एक्सक्लूजन आ गया. अच्छा, जब एक्सक्लूजन में एक्सक्लूजन आ जाता है तो हम उसको इंक्लूजन कहते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं डियर, डोंट वरी. सपोज करो आपका दिल्ली में वहां पर एक आपने मारुति कार का मान लीजिए वहां फैक्ट्री है दिल्ली में, और वहां से गुड्स को जयपुर भेजा जा रहा है. जयपुर डीलर है कोई मारुति का. मुझे एक बात बताओ, ये जो मारुति कार है, ये जो बस है, ट्रेन है, ट्रक है, वेसल है, कोई भी चीज हो सकती है, उसको आप दिल्ली से जयपुर भेज रहे हो और जयपुर से उसको फर्दर आगे बेचा जाएगा. तो इसका मतलब आपको ये कन्वेंस इसलिए वहां पर जयपुर भेजा जा रहा है क्योंकि आप जयपुर से इसका फर्दर सप्लाई करोगे. तो लॉ ने बोला कि जब कोई भी बस, कोई भी कार, कोई भी ट्रेन, कोई भी ट्रक ऐसे भेजा जाएगा दिल्ली से जयपुर फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सप्लाई, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई. तो एक्सेप्ट वाली बात समझ में आई आप लोगों को दोस्तों. एक्सेप्ट इन केस वेयर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द सेम कन्वेंस. अगर आप उसको फर्दर सप्लाई करने के लिए भेज रहे हो तो दोस्तों हम उसको सप्लाई मानेंगे. अदरवाइज दोस्तों ऐसे अगर कोई ट्रक, कोई भी गाड़ी, कोई भी बस अगर जा रही है, मूवमेंट हो रहा है just for the purpose of passenger transportation or goods transportation or for the purpose of repair and maintenance, it could not be treated as supply. It could not be treated as supply. I think दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे. यस सर. लेकिन दोस्तों यहां पर एक नीचे स्टार लगाकर एक बात जरूर लिखना, एक बात जरूर लिखना डियर. और स्टार लगा के क्या लिखोगे मैं बता देता हूं. हावेवर applicable
CGST, SGST, IGST shall be leviable on repair and maintenance done for such conveyance. However, applicable CGST, SGST, IGST लगेगी किस पर? रिपेयर मेंटेनेंस पर। भाई आपने अपने जयपुर ऑफिस से दिल्ली वाले ऑफिस पर कोई बस और ट्रक को भेजा, राइट, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सप्लाई, और आपने इसलिए भेजा क्योंकि उस ट्रक का वहां पर आपको रिपेयर मेंटेनेंस करवाना था। तो मुझे बताओ दोस्तों, अगर जयपुर से दिल्ली ऑफिस आपकी कोई भी गाड़ी, आपका कोई भी ट्रक जा रहा है, तो क्या वो ट्रक, क्या वो गाड़ी सप्लाई है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन दोस्तों, जब उस गाड़ी पर दिल्ली के अंदर रिपेयर मेंटेनेंस होगा, तो जो बंदा रिपेयर मेंटेनेंस करेगा वो तो सप्लाई देगा ना आपको रिपेयर मेंटेनेंस की, तो उसके ऊपर तो CGST, SGST, IGST लगना चाहिए ना, इट शुड बी लिविएबल ना, उस पे तो लगना चाहिए मेरे भाई, उस पे तो लगना चाहिए। हावेवर एप्लीकेबल CGST, SGST, IGST शैल बी लिविएबल। तो जब आप गाड़ी वहां भेजोगे वो सप्लाई नहीं है, लेकिन उस गाड़ी पर जो रिपेयर मेंटेनेंस होगा दोस्तों, इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, उसको सप्लाई माना जाएगा। ओके सर। एक चीज और लिख लें दोस्तों स्टार लगा के, अबाउ सर्कुलर शैल mutatis mutandis, above circular shall mutatis mutandis apply to interstate movement of rigs, tools and spares and all goods on wheels. देखिए लॉ क्या कहता है दोस्तों, लॉ ये कहता है कि आपने जो बात अभी बस के लिए पढ़ी, आपने जो बात अभी ट्रक के लिए पढ़ी, आपने जो भी बातें अभी पढ़ी, ये एक सर्कुलर था, और ये सर्कुलर मुटेटिस मुटेंडिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुटेटिस मुटेंडिस? दोस्तों मुटेटिस मुटेंडिस का क्या मतलब होता है? मुटेटिस मुटेंडिस का मतलब है कि सेम एज इट इज, राइट। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम कुछ रिग्स होते हैं, टूल्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे सपोज करो डियर आप बस को जयपुर से दिल्ली लेकर जा रहे हो, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सप्लाई, तो क्या बस को सप्लाई माना? नहीं माना। अब उस बस के अंदर अगर कोई टूल्स रखे हुए हैं, कोई स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं, तो क्या उनको भी सप्लाई माना जाएगा? नो, उन्हें भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी बस, जब भी ट्रक, जब भी वेसल, जब भी एयरक्राफ्ट का मूवमेंट होता है दोस्तों, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सप्लाई, उसे सप्लाई नहीं माना जाता। और साथ में जो स्पेयर पार्ट्स हैं, टूल्स हैं, वो भी जाएंगे, तो उन्हें भी सप्लाई नहीं मानेंगे। हां, अगर आप उस वेसल को या व्हीकल को आगे फर्दर बेचने के लिए लेके जा रहे हो, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। फिर तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन है, वो सप्लाई है एज पर शेड्यूल 1, और फिर तो जो स्पेयर पार्ट्स उसमें रखे हुए हैं वो भी सप्लाई है, राइट। आई थिंक दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। यस सर। दोस्तों ये जो सेक्शन 7(2) आप अभी पढ़ रहे हो, जिसमें सप्लाई नहीं मानने की बात बोली हुई है, जिसमें सप्लाई को नहीं मानने की बात बोली हुई है, यहां पर देयर आर सम अमेंडमेंट्स। दोस्तों लॉ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, और ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं।
क्या क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं डियर, ये मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर कर देता हूं, है ना। ये मैं आप लोगों को यहां क्लियर कर देता हूं। पहला है दोस्तों, गवर्नमेंट नोटिफाइड फॉलोइंग एक्टिविटीज, गवर्नमेंट नोटिफाइड फॉलोइंग एक्टिविटीज अंडर टेकन बाई स्टेट गवर्नमेंट SG as public authorities to be treated as neither supply of goods nor सर्विस, एक बार पूरा नोट कर लो दोस्तों, फिर पूरा डिटेल में समझाता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, नोट कर लीजिए। ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट consideration in the form of license fees, or application fees, or by whatever name called, दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 7(2) में वन मोर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, एल्कोहलिक लिकर। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर बात हो रही है एल्कोहलिक लिकर की। यू नो वेरी वेल दोस्तों, एल्कोहलिक जो लिकर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है, और आज भी दोस्तों एल्कोहलिक लिकर पर GST नहीं लगती, बिकॉज एल्कोहलिक लिकर इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ GST, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एक्सक्लूसिव पावर्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जब एल्कोहलिक लिकर को बनाया जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्साइज लगाएगी। वही पुरानी एक्साइज डियर आज भी लग रही है एल्कोहलिक लिकर पर। जब उस लिकर को सेल किया जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर वैट लगाएगी, जो लोकल सेल टैक्स होता था। मतलब लिकर पर वही पुरानी चीजें एप्लीकेबल है। तो दोस्तों इन्होंने क्या बोला, सुनिएगा मेरी बात को। एल्कोहलिक लिकर पर तो खैर GST लगती नहीं है, वो तो मैटर अलग है, लेकिन इन्होंने एक नई बात बोली दोस्तों। जब एल्कोहलिक लिकर को सेल किया जाता है, बनाया जाता है दोस्तों, तो उसका लाइसेंस होता है, लाइसेंस। विदाउट लाइसेंस आप इंडिया में एल्कोहलिक लिकर ना तो बना सकते हो और ना ही उसको सेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये लाइसेंस देती कौन है, तो मैं बता दूं, द लाइसेंस इज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट। द पावर इज एक्सक्लूसिवली गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज, और एज ए पब्लिक अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। यू नो वेरी वेल दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट इज अ पर्सन, और स्टेट गवर्नमेंट अगर एज ए पब्लिक अथॉरिटी काम करेगी तो क्या इसे सप्लाई माना जाए? लॉ ने बोला वैसे तो माना जाए, अगर गवर्नमेंट कोई भी लाइसेंस देती है एज ए पब्लिक अथॉरिटी उसको माना जाए सप्लाई, लेकिन स्पेसिफिकली इन केस ऑफ एल्कोहलिक लिकर दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट अगर एल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस ग्रांट करेगी, जिसके बदले में स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलता है एज ए कंसीडरेशन? लाइसेंस फीस। क्या मिलता है दोस्तों? लाइसेंस फीस मिलता है, एप्लीकेशन फीस मिलता है, वॉट एवर नेम कॉल्ड। लेकिन दोस्तों हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ये 7(2) में एक नया नोटिफिकेशन ऐड कर दिया गया है।
जो नोटिफिकेशन अभी आप पढ़ रहे थे दोस्तों, वन मोर नोटिफिकेशन इज एडेड. सो इफ एनी लाइसेंस फीस इज रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट in case of alcoholic liquor, then it should not be treated as supply. It should not be treated as supply. But ध्यान रखिएगा, but if any other license, like any other license, like mining right, natural resources, such as spectrum, are taxable under GST. दोस्तों, आप इस नोटिफिकेशन का मतलब ये मत निकाल लेना कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लाइसेंस देती है तो उसको आप सप्लाई नहीं मानोगे. ना ना बाबा, ऐसा नहीं है. अगर स्टेट गवर्नमेंट एल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस देती है जिसके बदले में उसको कंसीडरेशन में लाइसेंस फी मिलता है, दैट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई. बाकी स्टेट गवर्नमेंट किसी को माइनिंग राइट देगी, किसी को नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने का राइट देगी, जिसको हम स्पेक्ट्रम वगैरह बोलते हैं, तो एनी अदर लाइसेंस को तो सप्लाई माना जाएगा. ओनली इन केस ऑफ एल्कोहलिक लिकर हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे दोस्तों. राइट, आई थिंक बात समझ में आई होगी. वन मोर अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 7(2). दोस्तों, सेक्शन 7(2) में एक और नया अमेंडमेंट आया है. एक चीज और लिखी गई है जिसको सप्लाई नहीं मानना है. एक बार नोट करना शुरू करें, फिर समझाता हूं. द सेकेंड पॉइंट इज जीरो रेटेड सप्लाई. द सेकेंड पॉइंट इज, माय डियर फ्रेंड्स, जीरो रेटेड सप्लाई. अच्छा, मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जीरो रेटेड सप्लाई का वैसे तो मतलब क्या होता है? देखो, जीरो रेटेड, अब मैं किसी बच्चे से पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, तो सम स्टूडेंट्स आंसर में क्या रिप्लाई करते हैं? जिसका रेट जीरो होता है सर, वो जीरो रेटेड होता है. इट इज टोटली रॉन्ग माय डियर फ्रेंड्स. मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था. ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है. जीरो रेटेड का मतलब वो नहीं होता जिसका रेट जीरो होता है, उसको तो निल रेटेड बोलते हैं. तो सर फिर जीरो रेटेड क्या चीज है? दोस्तों, जीरो रेटेड को आप नोट करो. जीरो रेटेड के दो मीनिंग है. पहला, एक्सपोर्ट, पूरे जीएसटी में काम आएगा डियर, बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज. और दूसरा मीनिंग है सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज टू सेज डेवलपर और सेज यूनिट्स. दोस्तों, निल रेट में और जीरो रेट में बहुत फर्क है. जब आपके क्वेश्चन में निल रेट आता है ना, उसको आप रेट जीरो माना करो. लेकिन जब जीरो रेटेड आता है तो दोस्तों, जीरो रेटेड का मतलब होता है कोई भी गुड्स या सर्विस जिसको आपने इंडिया के बाहर क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है. अब जब आप एक्सपोर्ट करोगे दोस्तों, गवर्नमेंट उस पर जीएसटी नहीं लगाना चाहती, बिकॉज सब कंट्री अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं. तो इट मे बी पॉसिबल कि रेट 18% हो, लेकिन दोस्तों उस पर जीएसटी का बर्डन नहीं आएगा. अच्छा, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? जीरो रेटेड सप्लाई. क्या बोलेंगे उसको? जीरो रेटेड सप्लाई. दोस्तों, एक चीज और होती है जीरो रेटेड में, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू सेज यूनिट और सेज डेवलपर. आपको पता है दोस्तों, हमारी कंट्री में कुछ सेज एरिया होते हैं, है ना. अब सपोज करो जी, मैं जयपुर में हूं और जयपुर में ही सपोज कोई सेज है और मैं जयपुर में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई सेज में कर रहा हूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. अच्छा दोस्तों, सेज में एक तो डेवलपर होता है. जैसे जयपुर में एक महिंद्रा सेज है, महिंद्रा, तो महिंद्रा इज द डेवलपर ऑफ दिस सेज.
और उसके अंदर यूनिट्स लगी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना ऑफिस खोला हुआ है, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, दे आर कॉल्ड यूनिट्स। तो दोस्तों जब मैं सेज में कोई भी सप्लाई देता हूं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो रेटेड, उसको भी जीरो रेटेड बोलते हैं। दोस्तों सेज को आप ऑलवेज एक तरह से फॉरेन कंट्री माना करो, ये एक अलग ही गोला है दोस्तों, अलग ही गोला है, राइट। तो जीरो रेटेड का मतलब पूरे जीएसटी में काम आने वाला है। एक्सपोर्ट को हम जीरो रेटेड बोलते हैं जब हम कोई भी सप्लाई इंडिया में सेज के अंदर करते हैं, वेदर गुड्स और सर्विस, दैट इज ऑल्सो जीरो रेटेड माय डियर फ्रेंड्स, वो भी जीरो रेटेड होता है, राइट, वो भी जीरो रेटेड होता है। अब मैं आपको जीरो रेटेड क्यों समझा रहा हूं, इसका सेक्शन 7(2) से क्या लेना देना है डियर, उसको एक बार नोट करना शुरू करो, फिर बताता हूं दोस्तों। यहां पर नोट करना शुरू करिए। बट गुड्स सेंट, स्टार लगा लो, सेंट ऑब्लिक टेकन आउट ऑफ इंडिया, गुड्स सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन और ऑन consignment basis for export promotion, do not constitute supply as the said activity does not fall under scope of section 7, राइट, यस। और एक चीज और लिख लो, सिंस such activity is not a supply, the same cannot be treated as zero rated supply। दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने सबसे पहले आपको जीरो रेटेड का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। अब सपोज करो दोस्तों कोई गुड्स है जिसे इंडिया के बाहर लेकर जा रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीबिशन। ओ माय गॉड, दुबई में एग्जीबिशन होने जा रही है, ये इंडिया है और ये दुबई है। तो इंडिया से गुड्स कहां जा रहा है, गुड्स को हिंदी में बोलते हैं माल कहां जा रहा है, दुबई में जा रहा है। तो जब आप इंडिया से गुड्स को लेकर दुबई जाओगे दोस्तों, तो इट इज टेकन आउट ऑफ इंडिया, है ना, इट इज टेकन आउट ऑफ इंडिया। किस लिए लेकर जा रहे हो, एग्जीबिशन के लिए लेकर जा रहे हो, और ऑन कंसाइनमेंट बेसिस पर लेकर जा रहे हो, फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। क्यों लेकर जा रहे हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। वहां पर लोग आएंगे, दुबई में देखेंगे, उनको गुड्स पसंद आएगा, तो आपका माल दुबई में बिकना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जब आप उस गुड्स को लेकर जाते हो इंडिया के बाहर, क्या उस टाइम कोई कंसीडरेशन है, नहीं है, क्योंकि भाई पता थोड़ी है कि वो चीज आगे सेल होगी नहीं होगी, कंसीडरेशन नहीं है दोस्तों। और दोस्तों इट इज नॉट ए मैटर ऑफ शेड्यूल 1 ऑल्सो, चलो शेड्यूल 1 हो तो भी हम कंसीडरेशन नहीं होने पर सप्लाई मान लें। तो लॉ ने बोला एक बात बताओ भाई, आप सामान लेकर एग्जीबिशन में जा रहे हो, आप कंसाइनमेंट बेसिस पर माल भेज रहे हो,
तो अभी उसका गारंटी थोड़ी है कि वो माल बिक जाएगा। तो जब आप उसको इंडिया के बाहर लेकर जाओगे तो लॉ ने बोला ये सेक्शन 7 में कहीं फॉल नहीं करता, ये सप्लाई ही नहीं है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जो एक्टिविटी सप्लाई ही नहीं है वो जीरो रेटेड सप्लाई कैसे हो सकती है? अरे जीरो रेटेड सप्लाई तो तब होती है ना जब पहले सप्लाई तो बने। अच्छा इंसान बुरा इंसान बाद की बात है दोस्तों, पहले इंसान तो बनो, वही बात है। माना जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट को बोलते हैं, लेकिन अभी तो मैं इसको सप्लाई ही नहीं बोल सकता, तो मैं इसको जीरो रेटेड सप्लाई कहां से बोलूंगा? तो ये भी डियर एक सेक्शन 7(2) का अमेंडमेंट है कि इसको सप्लाई बोल ही नहीं सकते, राइट? तो इसको हम जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं बोल सकते। ये बात आपको याद रहेगी बिल्कुल। दोस्तों सेक्शन 7(2) में एक अमेंडमेंट और हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट है। इसको भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्या आपको ऐसे हैंड रिटन नोट से पढ़ना अच्छा लगता है? क्या आपको चीजें लर्न होती है डियर? क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, राइट? दोस्तों यहां पर जो हमारा थर्ड नंबर का अमेंडमेंट हुआ है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। वो है दोस्तों लेवी ऑफ जीएसटी ऑन द सर्विसेज ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और placing of name plates of the donor, ये विक्की डोनर नहीं है, ध्यान रखना डोनर है, in the premises of charitable organizations receiving donations or gift from individual donors, my dear friend। तो दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूं ये चीज क्या है। दोस्तों क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप जब किसी चैरिटेबल, कोई टेम्पल है, कोई मॉस्क्यू है, कोई गुरुद्वारा है, जब आप वहां पर जाते हो तो वहां पर कई बार डोनर्स का लिस्ट लगा हुआ होता है कि इस डोनर ने इतना रुपया डोनेट किया, उसका नेम वहां पर लिखा हुआ होता है डोनेशन लिस्ट पर। या सपोज करो दोस्तों उसने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया तो उसका नाम लिख दिया जाता है, भाई मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ने, सन ऑफ जो है, उन्होंने इस बिल्डिंग को इस ईयर में कंस्ट्रक्ट करवाया। तो दोस्तों क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो डोनर है वो डोनेशन देता है चैरिटेबल ट्रस्ट को, और चैरिटेबल ट्रस्ट उसके नेम को डिस्प्ले करता है, तो क्या इसे एक तरह से सर्विस मान लिया जाए कि चैरिटेबल ट्रस्ट एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है डोनर को, डोनर से पैसे लेता है और उसके नाम को वहां पर प्रिंट करता है, तो उससे उसका एडवर्टीजमेंट होता है। क्या इसको सप्लाई माना जाए? जरा सोचिए दोस्तों, क्या ये सप्लाई है? तो दोस्तों यहां क्लैरिफिकेशन आया कि भाई ये सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई नहीं है। इसको स्पेसिफिकली सेक्शन 7(2) में नोटिफाई किया गया है दोस्तों, क्योंकि इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक जस्ट ए ग्रेटिट्यूड है। आप किसी से पैसा लेते हो, आप किसी से डोनेशन लेते हो और आप उसके नाम को वहां पर प्रिंट करते हो दोस्तों, तो क्या आपका बिजनेस बढ़ता है उससे? क्या ये नेचर ऑफ एडवर्टीजमेंट है? नो, इट इज ओनली ग्रेटिट्यूड, इट इज नॉट अ सप्लाई। हां, अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपने डोनेशन का तो नाम किया है भाई, आपका असली काम तो पब्लिसिटी करना था, एडवर्टीजमेंट करना था, तो हम इसको सप्लाई मान सकते हैं। लेकिन नॉर्मली डियर ऐसा नहीं होता, आप समझिए बात को। तो इसके नीचे कुछ छोटा सा लिखवा देता हूं आप लोगों को, फटाफट से राइट डाउन कर लो दोस्तों। इफ ऑल द कंडीशंस, if all the conditions satisfied, then GST is not leviable। ये दोस्तों मैंने आपका फुल्ली अमेंडेड कर दिया है, जितने न्यू अमेंडमेंट्स आए हैं वो सारे मैंने आज तक इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, आज तक के सारे अमेंडमेंट्स डियर मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। इज नॉट लिविएबल। कंडीशन नंबर 1 लिखो, गिफ्ट और डोनेशन is made to a charitable organization, charitable organization। सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो, the payment has the payment has the character of gift or donation, गिफ्ट और डोनेशन। और थर्ड पॉइंट आप यहां पर नोट कर लो, पर्पस इज फिलियोनोथेरेपिक का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लो, नो कमर्शियल गेन। नो कमर्शियल गेन मतलब यूं समझ लो जी, नॉट एडवर्टीजमेंट। तो दोस्तों जब हम किसी भी मॉस्क्यू, किसी भी टेंपल, किसी भी गुरुद्वारा में डोनेशन देते हैं, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं, पहली कंडीशन है कि आपने गिफ्ट दिया हो, आपने डोनेशन दिया हो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, और जो पेमेंट है दोस्तों वो पेमेंट एज ए गिफ्ट और डोनेशन किया गया हो, और पर्पस फिलियोनोथेरेपिक हो, मतलब उससे कोई आपको कमर्शियल गेन ना होता हो, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नहीं कर रहे भाई। अगर बिजनेस को प्रमोट करने वाली बात वहां पर आ जाती है, जैसे मैंने देखा डियर कई टेंपल्स में, वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने बिजनेस का ऐड कर लेते हैं और ऊपर भगवान का फोटो छपाकर और उसमें ऐसे फोटो के अंदर ऐसे हाथ जोड़कर डोनेशन देते हुए दिखते हैं, है ना। तो दोस्तों वो एडवर्टीजमेंट है, उसे सप्लाई मान सकते हैं। लेकिन एक सिंपल नाम लिखा हुआ है, जितना उसने डोनेशन दिया उसका अमाउंट लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। दोस्तों हम उसको सप्लाई नहीं मान सकते, नो, इसे सप्लाई नहीं मान सकते। तो दोस्तों हमारा सप्लाई का कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको 7.1 पढ़ाया, जिसमें मैंने क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी तीनों पढ़ाए आप लोगों को। क्लॉज ए में सेल करना, ट्रांसफर करना, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज, ऑलवेज सप्लाई। क्लॉज बी में मैंने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की बात बोली, जिसमें कंसिडरेशन होना चाहिए वेदर बिजनेस पर्पस हो या ना हो। सी क्लॉज में दोस्तों हमने उन ट्रांजैक्शंस की बात की जहां पर कंसिडरेशन ना होने पर भी सप्लाई बोलते हैं, जो कि शेड्यूल 1 में मैंने आपको पढ़ाए, 4 पैरा पढ़ाए मैंने आपको, राइट। इसके बाद सेक्शन 7.1A हमने पढ़ा, जिसमें कुछ चीजों को आप सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हो, कुछ चीजों को आप सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हो। दैट इज गिवन इन शेड्यूल नंबर 2, जिसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। उसके बाद मैंने 7.2 पढ़ाया। 7.2 में मैंने वो ट्रांजैक्शंस बताए
जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। दैट इज गिवन इन शेड्यूल नंबर 3, एज वेल एज सम नोटिफिकेशंस आर देयर, जहां गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है, जिसमें 3 नए नोटिफिकेशंस आए हैं, वो भी मैंने आप लोगों को अपडेट करवा दिए हैं। लास्ट 7(3) डियर दे जरूर रखा है लॉ में, लेकिन कोई काम का नहीं है। उसमें तो इतना सा लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स को सप्लाई ऑफ सर्विस बोल सकती है और सप्लाई ऑफ सर्विस को सप्लाई ऑफ गुड्स बोल सकती है। ऐसा पावर गवर्नमेंट के पास है, जस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स। तो आई थिंक दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, जिसे सेक्शन 7 क्लियर है दोस्तों, वो जीएसटी को बहुत अच्छे से समझ सकता है। इट इज बैकबोन ऑफ जीएसटी। आप इसको जीएसटी का बैकबोन कह सकते हो, राइट। हमारा जो नया सेक्शन है, जो न्यू सेक्शन है, उसे हम सेक्शन 8 बोलते हैं दोस्तों, जिसमें हम कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की बात करते हैं। ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होती है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। तो हंसते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लासेस। अगर वीडियो पसंद आई हो डियर, इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।